नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। कुछ यूनिवर्सिटियां कल पेपर लेने वाली है फाउंडेशन कोर्स में उद्यमिता विकास, आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी तक दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के टॉप 50 मॉडल पेपर के अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चन में आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पहले प्रोवाइड करवा चुका हूँ यूट्यूब पर ही। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे। प्लेलिस्ट होगी कुछ बीए सेकंड ईयर मॉडल पेपर है ना 2026 के नाम से। तो प्लेलिस्ट में देखिएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के आपको मिल जाएँगे और इसके अलावा उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण के वन बाय वन करके मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं उद्यमिता विकास, क्लियर है। तो ये सभी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएचएससी और बीसीए के सेकेंड ईयर वाले सभी छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी होने जा रहा है। अब एक बात और है, मैं मिनट का और एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ आज आपके यहाँ से। दोस्तों अगर आपका फाउंडेशन में हिंदी इंग्लिश हो चुका है तो उसके लेवल से आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आपको किस लेवल से आके पढ़ाई करनी है फाउंडेशन कोर्स में। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा टफ पेपर अभी आपको देखने को मिल रहा है, जैसा 2025 में देखने को मिला था, बिल्कुल 2026 में भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है यूनिवर्सिटी। इसलिए थोड़े से अवेयर हो जाइए, फाउंडेशन कोर्स में थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो 50 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दे रहा हूँ। याद रखिएगा, इनका बार-बार रिवीज़न लगाना है आप लोगों को, और इसके अलावा अगर टाइम है आपके पास में तो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़िए। और एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना होगा, ये मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा। तो अब आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। चलिए, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उद्यमिता विकास हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता क्या है? आवश्यक है, अनावश्यक है, भार है या समय की बर्बादी है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम आसान सा, सिंपल सा है। लेकिन ये मत समझिए सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के सिंपल से होने वाले हैं। आगे चल के आपको इस टॉप 50 का की वैल्यू समझ आ जाएगी कि किस बेसिस में मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन तो आपका बी क्लियर हो जाएगा, बा, है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं सफल इकाइयों की स्थापना क्या होती है? उद्यमिता की विशेषताएं होती है या फिर इसका महत्व होती है? अगर उद्यमिता की विशेषता और महत्व को अगर हम साथ में लेकर चले तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, सफल इकाइयों की स्थापना होगी या नहीं होगी, क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, उद्यमिता की विशेषता और महत्व यही है कि वो रोजगार के अवसर में वृद्धि करती है और अच्छी-अच्छी या सफल जो इकाइयाँ होती है ना? उद्योग होते हैं छोटे-छोटे, उनकी स्थापना करवाती है। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों क्लियर हो जाएँगे। इस मतलब दोनों सही होंगे, इसलिए ऑप्शन सा सही होगा, आ और बा दोनों सही। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यमिता के आर्थिक मॉडल के प्रमुख प्रणेता कौन हैं? उद्यमिता के आर्थिक मॉडल के, याद रखिएगा, आर्थिक मॉडल के प्रणेता कौन है? मार्शल रॉबिन्स, पैपनेक, हैरिस या फिर ये सभी? तो याद रखिएगा ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। तीनों के नाम अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का क्या है? प्रारंभिक बिंदु होता है या अंतिम बिंदु होता है? तो लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता विकास का क्या होगा दोस्तों? उसमें ऑप्शन आ सही हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यमिता एक पेशेवर और सृजनात्मक क्या है ये? प्रक्रिया है या उपाय है? तो ये क्या होती है उद्यमिता? एक पेशेवर या सृजनात्मक क्या होती है? प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है ना, प्रोसेस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? नवाचार का, जोखिम वहन करने वाला या पहल करने वाला या फिर ये सभी? तो आप सभी आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा ना, ये सभी एक सफल उद्यमी में होना चाहिए। नवाचार की भावना होनी चाहिए उसके अंदर, जोखिम वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, पहल करने की स्किल्स होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी की प्रमुख भूमिका क्या होती है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था में एक अच्छे सफल उद्यमी की भूमिका क्या हो सकती है? एक प्रवर्तक, संगठनकर्ता और समन्वयकारी की, एक पूंजीपति की, एक जोखिम वहनकर्ता की या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आ। ठीक है, एक प्रवर्तक, संगठनकर्ता और समन्वयकर्ता की एक अच्छी भूमिका होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, ये कथन किसका था? तो उद्यमी जो है उद्योग का कप्तान होता है, ये कथन है आपका यहाँ मार्शल का। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यमी का गुण कौन सा होना चाहिए? नवाचार, सकारात्मक नेतृत्व या सभी? तो उद्यमी का गुण नवाचार, सकारात्मक नेतृत्व, ये सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उद्यमी भविष्य के प्रति आशावान नहीं होता है, सही है या गलत है? तो ये गलत होगा, बल्कि एक उद्यमी भविष्य के प्रति आशावान होता है।
है ना। ऑप्शन बा ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एकदम नवीनतम विचार को ही कहा जाता है। एकदम नवीन विचार को ही का एक सेकेंड क्लासेस को चेक कर लें जरा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। एक्चुअली में बीच में थोड़ा चेक करना पड़ता है यार, कैमरा अभी 2-3 क्लास से काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था, है ना? इसलिए चलिए शुरू करते हैं वापस से। एकदम नवीनतम विचार को ही क्या कहा जाता है? स्टैंड अप कहा जाता है, सिट डाउन, स्टार्टअप या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी समझते हैं कोई एकदम न कोई नया विचार है तो उसे हम स्टार्टअप कहेंगे। क्लियर है? ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए उद्यम की स्थापना की प्रक्रिया में क्या-क्या शामिल है? अच्छे विचारों की खोज, व्यवसाय योजना का निर्माण, पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता या फिर ये सभी। तो एक नए उद्यम की स्थापना की प्रक्रिया में ये सभी आवश्यक होते हैं। अच्छे विचार भी होना चाहिए, व्यवसाय की योजना भी होना चाहिए, पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप की वार्षिक आय करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए? 100, 200, 300 या 400। तो स्टार्टअप वो तभी कहलाएगा जब उसकी वार्षिक आय 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप की शुरुआत के लिए आवश्यक है क्या? अद्भुत विचार, नियोजन, व्यवहार्यता या फिर ये सभी। तो एग्जैक्टली ये सभी आवश्यक होते हैं एक नए उद्यम के लिए, स्टार्टअप के लिए। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। यह आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णय क्षमता का क्या होता है? अभाव, हास, प्रभाव या कोई नहीं। तो ये एक आम धारणा बनी हुई है आज भी हमारे समाज में कि महिलाओं में निर्णय करने की जो क्षमता होती है उसका अभाव पाया जाता है महिलाओं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आ सही हो जाएगा। ये सिर्फ धारणा है, ये हमारे विचार नहीं बल्कि एक धारणा है। आज की समाज में कहीं ना कहीं ये धारणा है आज भी व्याप्त है जो जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। ऑप्शन आ यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता विकास हेतु कार्यरत है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, महिला आर्थिक विकास निगम, वामा क्लब। तो क्या या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ये सभी। एग्जाम में कई बार इस प्रश्न को गलत करके आए हैं कई सारे बच्चे। महिला आर्थिक विकास निगम पर क्लिक करके आ गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त बिजली की पहुंच सुनिश्चित करती है। याद रखिएगा, महिला आर्थिक विकास आर्थिक रूप से महिलाओं को मदद करती है। वामा क्लब भी जो है महिलाओं के सशक्तिकरण में आवश्यक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी यानी द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए अधिक उपयोगी है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिए, वैसे तो देखिए सभी निजी हो, सार्वजनिक हो, सरकारी तीनों क्षेत्र आवश्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर उपयोगी है कोई तो वो है सरकारी क्षेत्र। ऑप्शन सा सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, पुरुषों की जो दोहरी मानसिकता है महिला उद्यमियों के लिए एक प्रकार की समस्या है। क्या ये सही है या गलत है? एग्जैक्टली ये कथन सही है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी के द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो परियोजनाएं जो होती है किसी भी स्टार्टअप की या बिजनेस की, वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? प्रवर्तकों के द्वारा या प्रबंधकों के, उद्यमी के द्वारा, किसके द्वारा? इन सभी के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन द सही होगा। अगला प्रश्न है, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन क्या कहलाएगा? विनियोजन। कोई परियोजना बनाई है, प्लानिंग की है बिजनेस को लेकर, उस प्लानिंग में जो पैसा खर्च हुआ है वह पैसा विनियोजन कहलाएगा, व्यय खर्च कहलाएगा, अपव्यय कहलाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो विनियोजन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक परियोजना एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार की गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना प्रपत्र के मूल तत्व क्या है? प्रस्तावित उत्पाद, अनुमानित स्थायी लागतें, कार्यशील पूंजी का अनुमान या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द, ये सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक विचार होते हैं क्या होते हैं? नए व्यवसाय की स्थापना संबंधी, विपणन संबंधी, रोजगार संबंधी या प्रबंध संबंधी। तो व्यवसायिक जो विचार होते हैं दोस्तों वो होंगे आपके नए व्यवसाय की स्थापना के संबंध में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टोटल 50 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। सारे हाई कैटेगरी के प्रश्न होने वाले हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ने की मत, और क्लास को बीच में छोड़ने का तो सोचना भी मत। बहुत जल्दी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, बहुत लेंथी क्लास नहीं होने वाली। 50 क्वेश्चन फटाफट में इसीलिए आगे बढ़ा हूं ताकि आपके सामने वो सारे क्वेश्चन आ जाए। उन सभी का 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और कल पेपर है तो। 2-3 बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो ये सारे 50 क्वेश्चन आपके अंदर फिट हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। व्यावसायिक विचारों के स्रोत क्या होते हैं? जो व्यावसायिक विचार आते हैं हमारे मस्तिष्क में, एक स्टार्टअप के मस्तिष्क में, उनके स्रोत क्या होते हैं? वर्तमान उद्यमी, ग्राहक, वितरण श्रृंखला या फिर ये सभी? तो ये सभी होते हैं। व्यावसायिक विचारों के जो स्रोत होते हैं, वर्तमान उद्यमियों से भी वो विचार लिए जा सकते हैं, ग्राहकों से भी जो है अनुभव फीडबैक के रूप में लिया जा सकता है, वितरण की जो श्रृंखला है उससे भी। क्लियर है? ऑप्शन दा यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा उद्यमी के मन की स्थिति कैसी होती है? बाहरी होती है या आंतरिक या काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, लक्ष्य प्राप्ति की जो प्रेरणा होती है वो कैसी होती है? आंतरिक मन की स्थिति होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उद्यमी के संगठनात्मक जीवन का एक अंग होता है, फालतू, महत्वपूर्ण, अवांछनीय, इनमें से कोई नहीं? तो सृजनात्मक उद्यमी के संगठनात्मक जीवन का एक अंग जो है वह महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारी नीतियां एवं नियंत्रण होती है, क्या होती है? चुनौतियां होती है, कौन सी? बाहरी या आंतरिक? तो याद रखिएगा, सरकारी नीतियां नियंत्रण की जो चुनौती होती है वो बाहरी होती है, ना कि आंतरिक। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए आंतरिक कौन सी हो जाएगी? उद्यमी की मन की दुविधा, वो उसके आंतरिक परिस्थितियों में आ जाएगा ना। अगला प्रश्न है, लक्ष्यों को बार बार बदलने से लक्ष्य प्राप्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सही है गलत है? लक्ष्य को बार बार बदलोगे तो लक्ष्य प्राप्ति पर प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। यह प्रश्न, इसका ऑप्शन जो है वो बा सही हो जाएगा ना। सही ऑप्शन क्या है? बा, यानी गलत। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं, परियोजना मूल्यांकन के पहलू कौन से? तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय, प्रबंधकीय मूल्यांकन या फिर ये सभी? तो परियोजना मूल्यांकन के पहलू ये सभी होंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन दा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है किसकी? अनुभव की, मस्तिष्क के उपयोग की? अनुभव और अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो परियोजना पहचान में किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? तो यहां पर आवश्यकता होगी अनुभव की भी और मस्तिष्क की भी। क्लियर है? खाली अनुभव से कुछ नहीं होने वाला है, उस अनुभव को मंथन करने के लिए मस्तिष्क का होना जरूरी है, इसलिए। और मस्तिष्क अकेले से भी कुछ नहीं होगा, अनुभव नहीं है, तो ऑप्शन सा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रय पर लाभ दर, पूंजी प्रत्यक्ष दर एवं सम विच्छेद बिंदु दर्शाते हैं, क्या दर्शाएंगे? सामाजिक पहलू, वित्तीय पहलू, दोनों पहलू या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, वित्तीय विक्रय पर जो बिक्री होगा, बिक्री पर जो लाभ की दर होगी, पूंजी प्रत्यक्ष दर है ना, सम विच्छेद बिंदु क्या दर्शाएंगे दोस्तों? याद रखिए, वित्तीय पहलू दर्शाएंगे, क्योंकि लाभ घाटे की बात यहां पर हो रही है, तो वित्तीय पहलुओं को ये दर्शाएंगे, ना कि सामाजिक पहलुओं को। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों के द्वारा, प्रबंधक, उद्यमी द्वारा, ये सभी? तो ये प्रश्न मानता हूं मैं रिपीट हुआ है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऑप्शन दा यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन विनियोजन, व्यय, अपव्यय, ये इनमें से कोई नहीं? तो विनियोजन ऑप्शन आप पढ़ चुके हो आप पहले भी इसको, है ना। ये दो प्रश्न रिपीट हुए हैं, माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि इतनी बड़ी पीपीटी में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाती है, या फिर टीम से भी जो है कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एक सौ पेज का कॉपी हो गया हो, है ना, तो इसलिए डबलिंग हो गया है इसका। अगला चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, परियोजना की पहचान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल व्यवहारिक अनुभव की, केवल तार्किक सोच, मस्तिष्क के उपयोग की, व्यवहारिक अनुभव तथा तार्किक सोच दोनों की? तो यार दोस्तों क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? ऑप्शन सा, है ना, व्यवहारिक अनुभव भी और तार्किक सोच दोनों की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग क्या होगा? विस्तार योजना, प्रतिस्थापन परियोजना, सुधार परियोजना या विविधीकरण परियोजना? तो याद रखिएगा, जब पुरानी मशीनें हटाकर नई मशीनें लगाई जाती है तो इस हम कहते हैं हम विस्तार परियोजना, यानी हमने बिजनेस को बूस्ट किया है, बढ़ाया है। ऑप्शन यहां पर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएसएमई की नवीनतम परिभाषा वर्ष का किस वर्ष में दी गई थी? एमएसएमई की नई परिभाषा किस वर्ष, 2019, 20, 21 या 22? याद रखिएगा, एमएसएमई की जो परिभाषा दी गई थी वो 2020 में दी गई थी, नई परिभाषा। अगले प्रश्न है, कितने टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा? मतलब यानी कि कोई किसी उद्योग का कितना टर्नओवर होना चाहिए कि वह सूक्ष्म उद्योग कहलाए? 5, 6, 7 या 8 करोड़? तो कितने का टर्नओवर होना चाहिए? 5 करोड़ का मैक्सिमम। अगला प्रश्न है, जिला उद्योग केंद्र का कार्य क्या होना चाहिए? जिला उद्योग केंद्र का कार्य छोटे उद्योगों का पंजीयन करना, जिला उद्योग केंद्र, फिर रिपीट कर रहा हूं, है ना, तो छोटे उद्योगों का पंजीयन करना, उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करना, या उद्योगों को फर्नीचर उपलब्ध करवाना, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जिला उद्योग केंद्र का मकसद होता है
पंजीयन करना छोटे उद्योगों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या होती है? तो इनकी समस्या होती है अच्छे कर्मचारियों की कमी, इसलिए ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बैंक किन तरीकों से ऋण प्रदान करता है? एडवांस देकर, ओवरड्राफ्ट के द्वारा या कैश क्रेडिट के द्वारा, अग्रिम अधिविकर्ष या नगद साख या उपयुक्त सभी? तो जी हाँ, बैंक इन सभी के माध्यम से ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, बैंक की जब भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात आए तो डिपॉजिट लेना उसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। डिपॉजिट लेना जो हम बैंकों में जमा करते हैं। क्लियर है? ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक उद्यमी के उद्योग संचालन के लिए जो प्रदान करती है उसे उद्योगों का जीवन रक्त या और क्या कहेंगे? वित्त कहेंगे, रक्त कहेंगे, आहार कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे दोस्तों? वित्त कहेंगे। ठीक है ना? तो उद्योग का जीवन रक्त क्या होता है? वो वित्त होता है उस उद्योग का, है ना? वित्त व्यवस्था, फिनेंशियल, है ना, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है, अनुसूचित बैंकों का कार्य क्या होता है? निक्षेप स्वीकार करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना, ऋण प्रदान करना, यह सभी। तो अनुसूचित बैंकों का काम ये सभी होते हैं, ये सारे कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? स्नातक, 12वीं, 8वीं या 10वीं? कौन सी दोस्तों? तो 8वीं। क्लियर है? 8वीं क्लास पास होना आवश्यक है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया योजना का आरंभ किया गया था 16 जनवरी 2016 को, 16 अप्रैल 2016, 16 दिसंबर 2016 या इनमें से कोई नहीं? तो स्टार्टअप इंडिया योजना का आरंभ किया गया था 16 जनवरी 2016 को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य प्रशिक्षण देना, प्रतिभा का दर्शन, व्यापक मान्यता, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन द ये सभी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की सीमा, कितनी सीमा रखी गई? 1 लाख से 50 लाख, 6 लाख से 50 लाख, 10 लाख से 50, 80 लाख या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा 1 से 50 लाख तक इसकी सीमा रखी गई है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष जिलाधीश होता है, आयुक्त होता है, सरपंच, इनमें से कोई नहीं? तो जिलाधीश होगा। क्लियर है? जहां से पंजीयन होने वाला है ना। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में शामिल कौन कौन है? बाजार सर्वेक्षण समूह, प्रतियोगी विशेषण समूह या व्यवसाय मॉडल हेतु फंड समूह या फिर ये सभी? तो स्वयं सहायता समूह में जो है इसका ऑप्शन में तीनों करेक्ट हो जाएंगे। बाजार का सर्वेक्षण भी इसमें शामिल होगा स्वयं सहायता समूह में, है ना। और प्रतियोगी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनका जो विश्लेषण है, उनका विश्लेषण का जो समूह है वो भी, और व्यवसाय मॉडल के हेतु फंड समूह भी, ये तीनों को इसमें शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर्स के साथ की जाती है, यानी याद रखिएगा सबसे पहले जब स्टार्टअप या बिजनेस होता है तो उसमें एंजल इन्वेस्टर के साथ में कौन सी मीटिंग होती है? रीच मीटिंग, पिच मीटिंग, किच किच मीटिंग, ये इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा पिच मीटिंग होती है, क्योंकि जो रीच मीटिंग होती है ना उसमें तो इन्वेस्टर ढूंढे जाते हैं, लेकिन पिच मीटिंग में डायरेक्टली एंजल इन्वेस्टर से कॉन्टेक्ट करके बातचीत की जाती है, ताकि वो उसमें कितना इन्वेस्ट करेगा सारी प्लानिंग जो है स्टार्टअप उसके सामने रखता है। तो पिच मीटिंग सबसे पहले की जाती है एंजल इन्वेस्टर के साथ में। और आज का आखिरी प्रश्न है, स्टार्टअप विचार के निवेशक होते हैं, स्टार्टअप विचार के निवेशक कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर, है ना, वेंचर कैपिटलिस्ट, आईपीओ द्वारा फंडिंग, और आ और बा दोनों। दोस्तों यहां पर याद रखिएगा आईपीओ जो है ना इन्वेस्ट नहीं है, बल्कि ये तो फंड जुटाने की एक प्रक्रिया है। आईपीओ जो लाना फंड जुटाने के लिए लाया जाता है, जबकि एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर है दोस्तों, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ये इन्वेस्टर्स होते हैं। इसलिए ऑप्शन आ और बा यहां पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 50 प्रश्नों की एक्सरसाइज होती है आपकी कंप्लीट। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, जिन दोस्तों का कल पेपर है इन 50 प्रश्नों को, इस लेक्चर को 3 से 4 बार अच्छे से देखिए, आपकी दुविधा समाप्त हो जाएगी। 50 प्रश्न आपको अच्छे से रटा जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके इस पेपर में 3-4 दिन का भी अगर समय है तो मैं आपको सलाह दूंगा डिटेल में पढ़ के जाइए। अगर अच्छी सी बुक आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, उससे बार बार रिवीजन लगाइए, बार बार पढ़िए, क्योंकि जो लेवल है फाउंडेशन का वो काफी अपग्रेड कर दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। बहुत हाई लेवल का पेपर दोस्तों देखने को मिल रहा है एग्जाम सेंटर में। डरा नहीं रहा हूं, आप लोगों को सचेत कर रहा हूं इसलिए। लेकिन अगर कंटेंट नहीं है आपके पास में तो भी आपको दुविधा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप लोधाई क्लासेस प्लेटफॉर्म पे बिलीव करते हैं तो आपके लिए नोट्स है,
चारों सब्जेक्ट की आपके सेपरेट नोट्स है। 149 के सब्सक्रिप्शन में आपको ये चारों नोट्स अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, कैसे मिलती है? बस हर लेक्चर में, हर मॉडल पेपर में आपको इस बारे में जो है अनाउंसमेंट करता हूँ इसका। तो और छात्र ऐसा नहीं है, जिनको आवश्यकता होती है उन तक ये पहुंच भी जाता है और वो लेते भी है। काफी संख्या में इन नोट्स का प्रयोग किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, और उनका जो रिप्लाई है वो भी बहुत अच्छा है। तो इनका जो रिजल्ट है नोट्स का बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू शामिल नहीं किए गए हैं, बल्कि विद स्टोरी एमसीक्यू शामिल किए गए, ताकि आप पहले स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उस स्टोरी पर बेस्ड महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन क्वेश्चनों को लगाएंगे एमसीक्यू के रूप में। और जैसे ही आपकी टॉपिक खत्म होता है ना, टॉपिक के लास्ट में, यानी जो आपकी यूनिट है फर्स्ट यूनिट, उस यूनिट के बाद में 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टॉप कैटेगरी वाले होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 50 क्वेश्चन दिए पूरे सब्जेक्ट के, ऐसे हर यूनिट में आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे जो मोस्ट से भी मोस्ट कैटेगरी के होते हैं। तो पहले आपने टॉपिक पढ़ा, फिर उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लगाए, फिर टॉपिक पढ़ा, फिर क्वेश्चन लगाए, और जैसे आपकी यूनिट खत्म होती है, फिर पूरे सभी यूनिट सभी टॉपिकों से संबंधित टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चनों को एक बार में पढ़ लिया। तो आपकी तैयारी इस हाई लेवल पर हो जाती है कि फिर चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमा फिरा कर आपसे पेपर पूछे, आप कंफ्यूज होते ही नहीं हो। तो एक बेहतर नोट्स पढ़ने का यही परिणाम होता है दोस्तों। तो ये चारों नोट्स अवेलेबल है, मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे मिलेगी। पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको सारे टीम के द्वारा आपको सब कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में समझा दिया जाएगा। सेशन अगर अच्छा लगा है और थर्ड ईयर में भी आप मेरे साथ में डिटेल क्लासेस में बने रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले। लेकिन सेशन को लाइक करे बिना आप लोग सेशन ना छोड़े, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों यार, मैं आप लोगों से ही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए, मॉडल पेपर ला कर दिया मैंने टॉप कैटेगरी का, तो 50 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। अगर अच्छा लग रहा, अगर आप इसका यूज कर रहे हैं ना, तो कम से कम अपनी प्रतिक्रिया तो दे, है ना? प्रतिक्रिया दे करके लाइक डिसलाइक जो करना वो करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के लिए कितना कारगर है ये सेशन। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।